नमस्कार, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि मेरी जो वीडियो है वो फुली एक एजुकेशन पर्पज़ से है। किसी भी तरह की मैं कोई बाय और सेल की ट्रेड नहीं देता हूं। मैं सिर्फ एक एजुकेशन पे ही अपना फोकस रखता हूं। आज की जो ये सेशन है, जो हमारा ये वीडियो है, वो किसी और पे नहीं बल्कि हम सब लोग उसकी सर्विसेज यूज़ करते हैं। एक IPO के ऊपर है, एक ऐसा IPO जिसकी सर्विसेज हर घर में यूज़ होती है। तो ये IPO की आज जो मैं वैल्यूएशन आपको बताऊंगा, उस वैल्यूएशन के बारे में देखकर, सुनकर और समझकर तभी आप लोग डिसाइड करेगा कि आप लोगों को इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं। मेरा वर्किंग जो है, मैं आपको सिर्फ इसके बारे में समझाने का, वो मैं आपको कोशिश यही करूंगा कि अच्छे से समझा सकूं। तो IPO जो है आ रहा है इस टाइम पे, वो है हमारा पाइन लैब का। ये पाइन लैब कंपनी क्या है? पाइन लैब जो है हमारी, ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी सर्विसेज हम घर में यूज में आती है, एक इनविजिबल पेमेंट के द्वारा। अब मैं आपको इसका बताऊं, पाइन लैब पहले तो सबसे पहले बताता हूं, पाइन लैब जो ओपन हो रहा है हमारा, इसका IPO 7 नवंबर से 11 नवंबर तक के लिए। इसका जो प्राइस बैंड का साइज है वो हमारा 210 से 221 रुपए का है। इसमें जो शेयर का जो लॉट साइज है वो 67 शेयर्स का लॉट साइज है। इसका हमारा फ्रेश इश्यू जो है वो 2080 करोड़ का है। OFS जो है हमारा 1820 करोड़ का है। यानी कि अगर हम इसका टोटल इश्यू देखें, टोटल लॉट्स इसका साइज देखें कि कितना बड़ा इस साइज का IPO है ये हमारा, तो 3900 करोड़ का है ये। इसका जो मार्केट कैप है इस कंपनी का, वो है हमारा 25,377 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, कैपिटलिज्म है इसका। और अब दूसरी बात ये बताऊं मैं आपको कि QIB का जो इसमें कोटा है वो 75% का है, रिटेल का कोटा 10% का है और NII का कोटा 15% का है। तो हम लोग तो रिटेलर्स में आते हैं, तो रिटेलर्स का कोटा जो हमारा है वो 10% का। तो इस कंपनी की आय के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि इस कंपनी का क्या प्रोसेस चल रहा है 2023 से लेके 2025 तक का। तो इस कंपनी की 2023 में जो आय थी वो थी हमारी 1598 करोड़ की। फिर 2024 में इसकी जो आय थी वो थी 1770 करोड़ की। 2025 में जो इसकी इनकम थी, आय थी, वो है 2274 करोड़ की। यानी कि अगर हम 2024-23 से और 2025 तक का अगर हम देखें इसका, तो हर साल इसकी आय में बढ़ोतरी होती चली आ रही है। उसके बाद इसका कामकाजी मुनाफा, जो इसके ऑपरेशंस में जो इसका मुनाफा होता है, जो इसका कामकाजी मुनाफा जिसे हम कहते हैं, वो हमारा 2023 में 5.7 का था। उसके बाद ये 2024 में इसकी जो कामकाजी मुनाफा था वो -24.6 का था और 2025 में इसका जो कामकाजी मुनाफा है 217.9 का है। तो आप लोग ने देखा इसका 2024 में इसमें डाउनफॉल एक आया था, लेकिन उसके बाद 2024 से अगर हम 2025 को कंपेयर करें तो इसका काफ़ी अच्छा इसका कामकाजी मुनाफा में बढ़ोतरी हुई है। अब इसका मार्जिन कितना निकल के आ रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। 2023 में इसका जो मार्जिन था वो 0.36% का था, लेकिन फिर 2024 में इस मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है, 1.39% की बढ़ोतरी, 1.39% का मार्जिन आया है। फिर 2025 में इसका जो मार्जिन निकल के आया है वो एक काफ़ी अच्छा मार्जिन निकल के आया है, 9.58% का। अब मैं इसके घाटे के ऊपर बात करूंगा कि 2023 से लेके 2025 तक का इस कंपनी ने कितना लॉस बियर करा है। मतलब कंपनी तो लॉस में ही चल रही है अभी भी, बस जो भी प्रॉफिट आया है वो 2025 में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया है उस वैसे कंपनी, लेकिन कंपनी लॉस में भी अपनी एक ग्रोथ कर रही है। हर ईयर बाई ईयर इसमें ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है। आप इसके घाटे के बारे में जो आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगा उसके देख के आप समझ जाएंगे। तो 2023 में जो इसका घाटा था वो -265 करोड़ का था। फिर 2024 में इसका घाटा -342 करोड़ का। मतलब 2023 से अगर हम घाटे का देखें, 2024 को कंपेयर करें तो 2024 में इसका घाटा बढ़ गया था। फिर 2025 में इसका घाटा जो आया है वो 145 करोड़ का आया है। यानी कि 2024 से और 2025 में अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका घाटा आधे से भी ज़्यादा कम हो गया, मतलब 145 करोड़ का इसका घाटा निकल के आया है। तो आप लोगों ने इसकी कंपनी का जो इसकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में मैंने आपको इसके बता दिया कि फाइनेंशियली वो कैसी इसकी वर्किंग है। अब मैं आपको इस कंपनी के
ऑपरेशंस के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी किन चीज़ों में डील करती है, इस कंपनी के क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं। फिर मैं आपको ये बताऊँगा ये कंपनी की वर्किंग क्या है, क्योंकि इसकी वर्किंग जानना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग इसकी वर्किंग नहीं जानते होंगे या जानते होंगे तो अच्छी बात है। मैं आपको मेन फोकस इसकी कंपनी की वर्किंग के ऊपर करूँगा। तो कंपनी के जो ऑपरेशंस है, इसकी जो स्ट्रक्चर है कंपनी का, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, एक ऑनलाइन पेमेंट का इसका प्रोडक्ट है। दूसरा इसका पॉस का प्रोडक्ट होता है। उसका बाद इसका जो तीसरा प्रोडक्ट है वो बिल पेमेंट्स का है। फिर गिफ्ट कार्ड बिजनेस का, जो इसका जो गिफ्ट कार्ड बिजनेस का है वो एक 90% से भी ज़्यादा इसका गिफ्ट कार्ड का बिजनेस है इसका। अब मैं आपको ये बताऊं, तो उसकी जो मार्केट की जो शेयर वैल्यू, मार्केट का जो शेयर है वो 90% से भी ज़्यादा ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड का है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है, ये गिफ्ट कार्ड में क्या यूज़ होता है, जैसे कि ये जो कंपनी है, ये एक फिनटेक कंपनी है। इसकी जो वर्किंग होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो इसमें जो इस कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी लगती है, माने कि फिनटेक को चलाने के लिए, उस कंपनी में कोई सर्विस ये प्रोवाइड कराती है। लेकिन उस कंपनी की सर्विस ये प्रोवाइड कराती है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की, लेकिन ये डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं करती है। इसका जो भी बिजनेस होता है वो कंपनी टू कंपनी होता है, इसलिए इस कंपनी को कोई भी किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट का बच जाता है। ये हमें बहुत नोटिस करनी चाहिए इस बात के लिए। नहीं तो आप लोगों ने देखा है कि कोई भी कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से अगर डील करती है तो उसका करोड़ों रुपए का तो एडवर्टाइजमेंट में ही पैसा खर्च हो जाता है। तो इसलिए इस कंपनी को हम नाम देते हैं B2B2C कंपनी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कहती है, कंपनी टू कंपनी का बिजनेस होता है। इसलिए इसकी इनविजिबल पेमेंट होती है, इसलिए इसकी सर्विस के बारे में ज्यादा कोई लोग नहीं जान पाते हैं कि ये क्या चीज है। अब मैं आपको इसके पार्टनर्स के बारे में बता दूं। इसके टॉप 5 बैंकिंग पार्टनर्स हैं, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, और टॉप 5 रिटेल प्रोवाइडर्स हैं, वो भी इसके पार्टनर्स हैं। और जैसे कि आपका रिलायंस हो गया, आपका शॉपर्स स्टॉप हो गया, और डी मार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, ये सारे इसके पार्टनर्स हैं। ये क्या करती है, इन कंपनी के साथ कैसे डील करती है, इसका प्रोसेस मैं आज आपको समझाता हूं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर ये बेचती नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म बनाती है। ये उस प्लेटफॉर्म को इन सारी कंपनीज को देती है, जैसे कि बैंक्स को देगी और रिटेल प्रोवाइडर्स जितने होते हैं उन सबको देगी। ब्लिंकिट हो गया, रिलायंस हो गया। अब वो लोग क्या करते हैं, इसका प्लेटफॉर्म लेते हैं, उस प्लेटफॉर्म को ये लोग यूज करते हैं, और जब वो इस प्लेटफॉर्म को, इस कंपनी के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो इसको फीस देते हैं वो लोग, कि जैसे कि उन्होंने इसका प्लेटफॉर्म यूज करा, जो भी इनकी फीस बनती होगी वो इसको देते हैं कंपनी को, पाइन लैब कंपनी को। लेकिन वो ये जो प्लेटफॉर्म देती है इन कंपनीज को, जैसे कि रिटेल प्रोवाइडर्स वगैरह हो गए, जितने भी रिलायंस हो गया, ये सारी कंपनीज हो गई, उसमें आपने देखा होगा जब भी आप शॉपिंग करने जाते, शॉपिंग मार्ट्स होते हैं, हम लोग विशाल मेगा मार्ट हो गया, रिलायंस, हम जो शॉपिंग करने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर एक गिफ्ट कार्ड की फैसिलिटीज हम लोगों को प्रोवाइड होती है, या गिफ्ट कार्ड हमें किसी कूपन के थ्रू हमें मिल जाता है। तो वो हमें गिफ्ट कार्ड जो मिलते हैं वो हमें रिलायंस के, इन सब चीजों के मिलते हैं। तो हम वहां पे जाके अपना जो गिफ्ट कार्ड का कूपन कोड जैसे ही बताते हैं उसका पैसा हमें डिडक्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ी कंपनी, ये कंपनी जो है इन गिफ्ट कार्ड में 90% का इसका मार्केट शेयर है। तो गिफ्ट कार्ड की सर्विस ये हमें प्रोवाइड कराती है। लेकिन प्लेटफॉर्म होता है इसका, और जो यूज करने वाले होते हैं वो रिलायंस जैसी कंपनीज होती हैं, लेकिन डायरेक्ट उसके बाद हम तक आता है ये चीज, इसकी सर्विसेज जो मिलती है हमें। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इनविजिबल पेमेंट, इसी को हम कहा जाता है इनविजिबल पेमेंट होती है हमारी, कि जो कि हमें दिखाई नहीं देती, हार्ड कैश के रूप में नहीं होती, कि इनविजिबल होती है, ऑनलाइन में ही चली जाती है हमारी ये पेमेंट। अब मैं आपको दूसरा ये बता दूं कि ये जो कंपनी है ये काफी सारे देशों में फैली हुई है, भारत के अलावा। भारत में जो ये फैली हुई है वो 3700 से ज्यादा शहरों में इसकी सर्विसेज लोग, कंपनीज इसकी यूज करते हैं, जितनी भी कंपनीज है। और भारत के अलावा ये UAE में है, उसके अलावा मलेशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। एशिया की, मतलब एशिया की काफी सारे देशों में ये फैली हुई है इसकी कंपनीज। लेकिन UAE में सबसे ज्यादा इसका मुख्य केंद्र बना हुआ है, क्योंकि वहां पे जितने भी बड़े मॉल्स वगैरह होते हैं सब में गिफ्ट कार्ड की फैसिलिटीज खूब चलती है, और दूसरा इसकी पाइन लैब की मशीन काफी चलती है। तो अब मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद इसमें आप सब लोग इस कंपनी के प्रोसेस के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में समझ गए होंगे, कि जो एक अपना प्लेटफॉर्म जो किसी दूसरी कंपनी को बेचती है, उनसे उसके फीस लेती है,
वो जो कंपनी उस सर्विस को यूज करती है, जैसे कि गिफ्ट कार्ड हो गया, पॉस मशीन्स हो गई, बिल पेमेंट्स हो गई, उसकी सर्विस हम तक आती है कस्टमर के लिए। तो इसको इसी को ही हम कहते हैं B2B2C, यानी कि B2B2C कहा जाता है इसको हमें। अब मैं आपको ये बता दूं, इस कंपनी का जो सोर्स ऑफ इनकम है, इस कंपनी का जो सोर्स ऑफ मेन इनकम होता है वो सब्सक्रिप्शन से होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से होता है, इंटीग्रेशन से इसका बिजनेस मिलता है इसे, और लाइसेंसिंग फीस के जरिए इसका प्रोसेस फीस मिलती है। दूसरी एक बात मैं आपको इसकी जानकारी और दे दूं, जैसे भी जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो हमारा चालान काटते हैं, उनके हाथ में आप लोगों ने देखा होगा एक मशीन होती है। उसी मशीन के थ्रू, वो हमारे एक ऑनलाइन मशीन के थ्रू हमसे चालान काट कर हमें रसीद दे देते हैं। तो वो जो मशीन वो लोग यूज करते हैं, वो भी इसी कंपनी की यूज करते हैं, इसी कंपनी की सर्विस को यूज करते हैं, पाइन लैब की। और अब मैं आपको ये बता दूं, इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, इस कंपनी को जो मैनेज करने वाली, ये पूरा मैनेजमेंट ही इस कंपनी को संभालता है। इस कंपनी में कोई भी प्रोमोटर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, इस कंपनी में कोई प्रोमोटर्स नहीं है, यानी कि कोई भी मालिक नहीं है इस कंपनी का, सारे मैनेजमेंट के हाथों में ये पूरी कंपनी है इस कंपनी की। ये एक फिनटेक कंपनी है बहुत ही अच्छी। अब लेकिन अब आता है कि हमें इसका आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, आईपीओ अप्लाई करने के लिए मैंने आपको इसकी आय से लेके, इसके मुनाफे कामकाजी से लेके सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कितना चल रहा है। इसका घाटा जो चल रहा है वो चल रहा था, मैंने आपको बताया 2023 में -265 करोड़ का था, 2024 में -342 करोड़ का था, और अब इसका घाटा जो रह गया है वो -145 करोड़ का रह गया है 2025 में। यानी कि इसका घाटा जो चल रहा है इस कंपनी के अंदर, लेकिन वो रिकवर होता चला जा रहा है ईयर वाइज। अगर हम देखें इस कंपनी को, तो आगे 3-4 सालों में ये कंपनी एक अच्छी ग्रोथ पकड़ सकती है। तो अब आपको डिसाइड करना है इस कंपनी के में अप्लाई करना है आपको या नहीं करना है, उसके बारे में आपको देखना है। मैंने आपको इसके ऑपरेशंस के बारे में, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूं, इस कंपनी के ऊपर थोड़ी बोरोइंग्स भी हैं, ज्यादा बोरोइंग्स नहीं है, 900 करोड़ के आसपास, मतलब 888 करोड़ के 900 करोड़ के लमसम इसकी बोरोइंग्स भी हैं इसके ऊपर, इस कंपनी में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो फर्स्ट क्वार्टर गया था इस साल का, उसमें इस कंपनी ने जो ऑनलाइन पेमेंट की ट्रांजैक्शन हुई थी, उसमें 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इसकी ट्रांजैक्शन हुई थी ऑनलाइन। जैसे कि अमेजॉन हो गया, पीओएस मशीन की हो गई, जो भी इन सब चीजों का हम बिल पेमेंट्स की हो गई, जो हम लोग ने ट्रांजैक्शन करी है, आपने या मैंने और हम लोगों ने मिलकर, वो 4 लाख करोड़ की हुई है सब मिला के इसकी ट्रांजैक्शन। अब मैं आपको ये बता दूं, इस कंपनी को, ये तो आप समझ गए होंगे, ये एक फिनटेक कंपनी है। बोरिंग्स के बारे में भी मैंने आपको इसकी जानकारी अच्छे से दे दी है, और इस कंपनी का जो मेन फोकस है वो एक बिजनेस को आगे ग्रोथ करने का है, आगे बढ़ाने का लिए है इसका जो मेन फोकस है। मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा, इसकी जो आय, जो मेन इनकम होती है, वो एक फीस के रूप में इसको मिलती है बाकी कंपनीज से, और हम लोग उन कंपनीज से इसकी सर्विसेज यूज करते हैं। तो अब मैं यही कहूंगा, आप लोग को इसकी पूरी वैल्यूएशन से लेकर हर चीज के बारे में मैंने आपको इसका समझा दिया है। अब आपको डिसाइड करना हर चीज के बारे में। अब मैं आपको मिलता हूं अपने किसी और आईपीओ के साथ, जो भी नया आईपीओ आएगा उसको के बारे में भी मैं आपको पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से समझा सकूं, ताकि आप लोग उस आईपीओ को अप्लाई करने से पहले देख सकें कि हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। लेकिन हाँ, इस कंपनी आगे 4-5 सालों में जिस हिसाब से कंपनी का घाटा हर साल घटता जा रहा है, माना कि माइनस में चल रहा है लेकिन घट रहा है, तो उसको हमें देखना जरूर चाहिए कि जो कंपनी एक ग्रोथ करती है कंपनी, उसी का जो लॉस होता है वही घटता है। तो मिलता हूं मैं अपने नए आईपीओ के साथ, किसी और कंपनी के, जिसकी वैल्यूएशन मैं आपको समझाऊंगा। इस आईपीओ को ध्यान में रखिएगा और आप लोग भी स्टडी करिएगा। एक टिप और देता हूं मैं आपको कि कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप 2 दिन का सब्सक्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा कि कितना HNI ने अप्लाई करा और कितना QIB ने इन्वेस्टमेंट किया किसी भी आईपीओ में, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का आईपीओ, तभी आप लोग उस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को देख के अप्लाई करिएगा। मिलता हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।